बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर ही लिए होंगे। आज इसी को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये सबसे पहले बैंक में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को हम लोग समझते हैं। तो क्या है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप? सबसे उसके पहले हम डिफिनेशन बतला देते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं कि ये बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्था। बैंक क्या है? एक प्रकार की कंपनी है। कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड है बैंक। जिस प्रकार टाटा कंपनी कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड है, उस तरह बैंक भी कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड है। लेकिन बैंक को एक स्पेशल परमिशन आरबीआई के थ्रू मिली हुई है बैंकिंग बिजनेस करने के लिए। तो कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड होने के बाद ये आरबीआई से भी रजिस्टर्ड है। और आरबीआई आरबीआई एक्ट एंड बीआर एक्ट, ये दो एक्ट के अंडर बैंकों को रेगुलेट करती है। और बीआर एक्ट के अंडर क्या डिफिनेशन है कि बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। तो बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट करती है, एक्सेप्ट डिपॉजिट। अब इसमें अंतर समझना होगा कि एक्सेप्ट मनी एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट में। तो डिपॉजिट वर्ड का मतलब हुआ कि कस्टमर का एक प्रॉपर अकाउंट है जहां पर पैसा आप डिपॉजिट रखेंगे। एक्सेप्ट मनी तो कोई भी करता है, जैसे कि कोई एक फ्रेंड है F1, F2 को पैसा दिया, मनी का लेन देन हुआ, तो एक्सेप्ट कर लेगा ना, इसको क्या प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट कर लेगा। या F2 F1 को जो है लौटाएगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। बट यहाँ डिपॉजिट वाली बात नहीं होगी। तो एज ए बैंकर हम लोग को इस बात को समझना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि बैंक ऑलवेज एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। समझ में आ रहा है ना? एनी पर्सन जो है ना, वो उसके लिए डिपॉजिट चलेगा, या नॉर्मल जो पर्सन है वो डिपॉजिट समझे या नहीं समझे उनके लिए चलेगा। लेकिन एज ए बैंकर हम लोग को इस बात को जो है समझना होगा कि बैंक ऑलवेज एक्सेप्ट डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ मनी, गोल्ड और एनीथिंग एल्स। अब जो भी आप एक्सेप्ट करें वो आप डिपॉजिट के फॉर्म में ही एक्सेप्ट करेंगे, एक प्रॉपर अकाउंट होगा। तो जो बैंक एक्सेप्ट करेगी डिपॉजिट, अगेन ये दो फॉर्म में करती है। एक तो आपका एनडी टीएल के फॉर्म में करेगी एंड दूसरा पारा बैंकिंग के फॉर्म में करेगी। पारा बैंकिंग के फॉर्म में करेगी। दोनों में क्या डिफरेंस है? एनडीटीएल में आपका अगेन दो चीज आ जाता है, एक डीएल आ जाता है, दूसरा टीएल आ जाता है। डीएल मतलब डिमांड लायबिलिटी। अब एक चीज और यहाँ पर बतला दें कि जो डिपॉजिट हुआ ये बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ऑलवेज लायबिलिटी का मतलब लोन ही नहीं होता है, लोन भी एक प्रकार की लायबिलिटी ही है। सर ये स्क्रीन नहीं आ रहा था। स्क्रीन नहीं आ रहा है सबके स्क्रीन पास? नहीं आ रहा था ना। किसी के पास स्क्रीन नहीं आ रहा है? एक बार कंफर्म कीजिएगा। अपराजिता स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है। जी सर। उनका कुछ नेटवर्क ठीक इशू है होगा। सर। आप ऐसा कीजिए, जिनके ठीक है। पास भी स्क्रीन नहीं आ रहा है, मतलब मेरा एडवाइस ये है कि आप एक बार आउट हो जाइए और उसके बाद से फिर से ज्वाइन कर लीजिए, इन कर लीजिए। ताकि अगर सबका नहीं आता तो हम आउट हो जाते और फिर से ज्वाइन करते, राइट ना? लेकिन जिनका नहीं आ रहा है वो आउट हो जाए और फिर से ज्वाइन करें। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा था कि जो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट है ये एक प्रकार की लायबिलिटी है बैंक के लिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो बैंक के लिए कुछ और है, ठीक है ना? लोन भी, जैसे कि लोन को लोग बोलता है कि मेरे ऊपर लायबिलिटी है, तो वो भी लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपके पास अगर किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो भी एक प्रकार की लायबिलिटी में ही आता है। तो एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, डीएल का मतलब डिमांड लायबिलिटी एंड टीएल का मतलब क्या हुआ? टाइम लायबिलिटी। तो ये तो बेसिक चीज है जो सारे बैंकर जानते ही हैं, ठीक है ना? डीएल मतलब डिमांड लायबिलिटी, डिमांड लायबिलिटी। अब इसमें आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जो आपका सेविंग अकाउंट है, जो आपका करेंट अकाउंट है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? कासा। कासा, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट पहले बोलते हैं, ठीक है ना? करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट पहले बोलते हैं क्यों ऐसा बोलते हैं? कोई बताएंगे क्या मुझे?
करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट वाले क्यों बोलते हैं, खाता क्यों बोलते हैं, शाखा क्यों नहीं बोलते हैं? कोई मुझे बताएंगे कि खाता क्यों बोला जाता है, शाखा भी तो बोला जा सकता था। इसके पीछे का ये रीजन है कि बैंक जो है एक प्रकार का एक प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इस बात को समझ लीजिए कि बैंक जो है एक प्रकार की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और बिजनेस है तो रिस्क है। तो रिस्क है एक अलग चीज है। बैंक बैंक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नहीं, कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, बट मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं। तो बैंक को एक जगह से पैसा लेना है और उसको पैसा दूसरी जगह आपको लगाना है। तो लोन एंड इन्वेस्टमेंट में बैंक का जो डिफिनेशन है क्या है कि बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। तो लोन जो है वो दिया, हो सकता है कि लोन का पैसा वापस तत्काल नहीं है। कुछ कुछ लोन जो है आपका एनपीए में कन्वर्ट होता है कि नहीं, मतलब बैंक को ऑलवेज क्रेडिट रिस्क झेलना पड़ता है, और सबसे बड़ा रिस्क तो क्रेडिट रिस्क ही है। तो क्रेडिट रिस्क के चलते बैंक को पैसा की कुछ कमी हो सकती है, और कुछ बैंक डूब भी गए हैं। बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक डूब गए हैं। कभी कभी आपको कमर्शियल बैंक जैसे कि यस बैंक के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। आपको जो है रिसेशन के समय, जो वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा था 2007-8 में, उस समय ऐसे ऐसे बैंक के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। तो एक लिक्विडिटी एक ऐसा वर्ड है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, आपको अलग से बतला देते हैं। दो चीज होता है, लिक्विड एंड लिक्विडिटी। अच्छा, जब भी बैठिए तो नोटबुक लेके बैठिए। आपका जितना बैंकिंग है, मैं यकीन आपको दिलाता हूँ कि आपका जीआईबी कोर्स समाप्त होगा और जितना भी बेसिक बैंकिंग है, ठीक है ना, वो उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका जो है प्रमोशनल एग्जाम बहुत सारा यहीं से निकल जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास भी प्रमोशनल के लिए नहीं करना पड़ेगा। तो नोटबुक पे नोट करते रहिए। लिक्विड तो ऐसे केमिस्ट्री वाला तो अलग चीज हुआ, ठीक है ना। इकोनॉमी में, फाइनेंशियल सेक्टर में लिक्विड का मतलब होता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब हाथ में जो पैसा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड मनी। मनी आप बोलिए चाहे नहीं बोलिए, ठीक है, लेकिन वो लिक्विड आपका होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कैसे कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज, एनीथिंग, कन्वर्ट इनटू लिक्विड, कन्वर्ट इनटू लिक्विड, राइट ना। एक एग्जांपल लेते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां से आप लोग ज्यादा समझ पाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लिक्विड। अब पहला है आपको लैंड, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है सेविंग अकाउंट, चौथा है करेंट अकाउंट, पांचवा है एफडी, या कोई म्यूचुअल फंड कर देते हैं, म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, एफडी भी कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट। अब इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है आपके नजर में, ये बतलाइए अभिजीत जी, बतलाइए। एफडी सर लग रहा है। एफडी लग रहा है। देखिए, इसीलिए मेरी जरूरत है, बात समझ में आ रहा है ना। इसीलिए मेरी जरूरत है कि जैसे जैसे कोर्स समाप्त होगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि हाँ, बेसिक कोर्स जीआईबी क्लियर करना अलग बात है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं आपको बतला दूं, जिनका जीआईबी क्लियर हो जाता है, सीआईबी भी क्लियर होता है, बट कंसेप्चुअली वो कितना स्ट्रांग है जो है वो बेटर जानते हैं। तो हम किसी पे ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन एज ए बैंकर हम लोग को हर एक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। एफडी जो है वो लिक्विड क्यों है, ऐसा ऐसा आपने क्यों बोला, क्या रीजन है, कुछ तो रीजन हुआ होगा कि उसमें ज्यादा पैसा रहता है इसलिए लिक्विड है।
किस कारण से आपने बोला कि वो लिक्विड है? नहीं, ऐसे लगा कि सर एफडी जब चाहे सर मतलब कैश के फॉर्म में हो सकता है या फिर सेविंग अकाउंट। हाँ, तो तब तो आप जब जब ये सोच रहे हैं कि कैश के फॉर्म में हो सकता है, तो सबसे अच्छा तो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है। हाँ, आपको सेविंग अकाउंट। ये बोलना था ना, एफडी के पहले तो ये हम्म। वाला आपको आएगा। अब यहाँ पे दोनों है, सेविंग अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है। इस दोनों में ज्यादा लिक्विड कौन है? क्या आपको लगता है? कोई ऐसे स्टूडेंट? मनीष जी, आपका? सर करेंट अकाउंट, करंट अकाउंट, क्यों? क्योंकि लॉजिक सर वो बताइए। करेंट अकाउंट का पर्पस ही यही रहता है कि मतलब जब चाहो निकालो वगैरह इस टाइप का। हाँ, करंट अकाउंट फॉर बिजनेस पर्पस, सेविंग अकाउंट फॉर सेविंग पर्पस। ठीक है ना, बचत खाता, चालू खाता। करंट अकाउंट का मतलब ही होता है कि इसमें आप जब चाहे तो पैसा रखें, जितना भी चाहे रखें, निकालिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे जो गिवन एग्जाम्पल है, ये जो क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, इसमें सबसे बड़ा लिक्विड जो है ये आपका करंट अकाउंट है। ठीक है ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई जो है बड़ी बात नहीं है। आपका 0.5 नंबर में या 1 नंबर में यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ सकता है। करंट अकाउंट सबसे, और हेरारकी में भी बोल सकता है कि उससे जाइए, चाहे 2-3 हेरारकी दे देगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा हेरारकी जो है लिक्विडिटी के लिए आपको बेटर है। तो करंट अकाउंट, इसके बाद से आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट कीजिए। ठीक है। और इसके बाद आप एफडी का नाम लेंगे, फिक्स डिपॉजिट का नाम लेंगे। क्लियर है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये आपका 3 चीज तो क्लियर हो गया। इसके बाद आप किसका नाम लीजिएगा? आपका जो है म्यूचुअल फंड रह गया, गोल्ड रह गया, एंड लैंड रह गया। इस तीनों में कौन सा आएगा? म्यूचुअल फंड, गोल्ड एंड लैंड। बहुत सारे लोग लिक्विड का मतलब सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, जो ऐसा कुछ नहीं है। लिक्विड का मतलब है कि कितना जल्दी पैसा मेरे हाथ में आ जाए, इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो इसके बाद से ऑफकोर्स आपका म्यूचुअल फंड होगा। समझ में आ रहा है ना? म्यूचुअल फंड का पैसा भी बहुत जल्दी आ जाता है। इसके बाद से आपका म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का पैसा आ जाता है जल्दी। और इसके बाद से आप, हालांकि गोल्ड भी आप इसके पैरेलल में रख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड को आप तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोनों में क्या फर्क है? क्यों क्यों हम म्यूचुअल फंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए, गोल्ड को कम इंपॉर्टेंस दिए? गोल्ड को इसके बाद आप रख सकते हैं, इसलिए कि आपको वो समय याद कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन का। मोदी जी 8 बजे आते हैं और कहते हैं कि कल से जो है पार्टिकुलर नोट बंद हो गया। अब कल होकर अगर आप गोल्ड भी लेकर जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे या फिर किसी और के पास जाएंगे, तो क्या आपको पैसा मिलेगा? नहीं। लेकिन आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड है तो उसको तोड़ के ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते थे। अब भले ही उस समय उतना वो लोग प्रैक्टिस में नहीं थे, वो अलग बात है। तो कैश तो नहीं मिल रहा था, लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसीलिए लिक्विड एंड लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रहा है ना? तो म्यूचुअल फंड को पहले लिखिए, एंड इसके बाद से आपके लिखिए गोल्ड को लिखिए, एंड देन ये लास्ट में लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी सबसे अंतिम में, लास्ट में, क्योंकि इसको सेल करने में जो है कई महीना, हो सकता है 1-2 साल भी लग जाए लैंड को सेल करने में, तो ये सबसे लास्ट में। समझ में आया? तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिए, वीवीआई है। इसे लिक्विडिटी का मतलब है। क्लियर ना? इसीलिए आपका लिक्विडिटी का मतलब है। तो यहाँ पे जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है, इसमें सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट है। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ? एफडी एंड आरडी। तो एनडीटीएल के रूप में पैसा बैंक को यहाँ से मिलता है। ये बैंक को जो फंड मिलता है, ये यही फंड मिलता है, एनडीटीएल का फंड जो है बैंक को मिलता है।
ये फंड बैंक को जो है ये मिलता है। सारा बैंकिंग क्या होता है? जैसे कि बैंक जो है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट करती है। सारा बैंकिंग को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। सारा बैंकिंग, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? नाम से भी क्लियर है कि मेरा नहीं है, किसी दूसरे का है। ठीक है ना, किसी तीसरे का है, मेरा नहीं है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। तो बैंक बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट करती है, जैसे इंश्योरेंस, जैसे म्यूचुअल फंड, जैसे आपका पीपीएफ, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, क्लियर ना, जैसे अटल पेंशन योजना, ईटीसी कर देते हैं। आप लोग भी अपने ब्रांच में ये सारे चीज करते होंगे। तो इसका पैसा रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को चला जाता है। अब जिसका आपके साथ टाई अप होगा इंश्योरेंस का, वो पैसा आप लेते जरूर होंगे कस्टमर से। कस्टमर का आप इंश्योरेंस आप ही फॉर्म फिलअप करते होंगे, बट पैसा आप अपने पास नहीं रखते होंगे, वो चला जाता होगा रेस्पेक्टिव कंपनी को। उसी प्रकार म्यूचुअल फंड का पैसा उधर जाता है, पीपीएफ, ये सारा चीज उधर चला जाता है। बैंक को ये फंड के रूप में नहीं आता है। बैंक को क्या आता है? यहाँ से कमीशन मिलता है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्रॉस सेलिंग। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम पे, एग्जाम में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पारा बैंकिंग या नॉट पारा बैंकिंग, या ऑड मैन आउट करेगा। जैसे कि यहाँ पे जो है आपको लिख देगा, यहाँ पे जो है करेंट अकाउंट लिख देगा, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिख देगा, क्रेडिट कार्ड लिख देगा। ठीक है ना, करंट अकाउंट लिख देगा, क्रेडिट कार्ड लिख देगा। इसके बाद से बीच में आपका कुछ अटल पेंशन योजना लिख देगा। ठीक है ना, अटल पेंशन योजना लिख देगा। और इसके बाद से आपका जो है आपका आरडी लिख देगा, ABCD। और आपको बोलेगा ऑड मैन आउट, तो किसको कीजिएगा? बोलिए बोलिए। सर एपीवाई को। हाँ, ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया था कि इसको क्यों करेंगे। बाकी लोग समझे चाहे नहीं समझे, आपको तो क्लियर होना चाहिए कि जो ये क्यों करेंगे इसको, ऑड मैन आउट। करेंट अकाउंट ये बैंक का प्रोडक्ट है, क्रेडिट कार्ड ये बैंक का प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है ना, आरडी ये बैंक का प्रोडक्ट है। लेकिन ये जो है अकॉर्डिंग टू सारा बैंकिंग, ये बैंक का प्रोडक्ट अपना नहीं है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है। तो बाकी लोग तो समझ में नहीं आएगा, या जैसे भी है उनको तो समझ में आए चाहे नहीं आए, आपको तो क्लियर होना चाहिए कि पारा बैंकिंग जो है क्या होता है। इसका पैसा बैंक को नहीं जाता है, कमीशन के रूप में पैसा बैंक को जाता है। इसका भी हम लोग करेंगे, रिटेल बैंकिंग में इसका ढेर सारा चीज पढ़ना है। और आपका ये जो इकोनॉमी का जो मॉडल डी है, उसमें भी ढेर सारा ये सब पार्टिकुलर चैप्टर ही है, इसको हम आने वाले समय में पढ़ाएंगे। तो बैंक के पास फंड आ गया। अब बैंक का एक डिपार्टमेंट होता है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कमिटी का ये। तो बैंक का ये लायबिलिटी साइड हो गया, और बैंक का जो लोन एंड इन्वेस्टमेंट है, दिस इज एसेट। ये बैंक के लिए एसेट पार्ट है। इसीलिए इस चीजों को मैनेज करने के लिए कि कितना पैसा आया मेरे पास, कितना फंड आया, और उस फंड का कितना हम लोग लोन में देंगे, क्योंकि लोन में क्या है, क्रेडिट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? जो पैसा गया अभी वापस नहीं आया, अब बाद में वो आएगा। 90 डेज के बाद स्टैंडर्ड लोन से नॉन स्टैंडर्ड चला जाता है, एनपीए में कन्वर्ट होता है, फिर वो फिर आगे बढ़ता है, स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2, इस तरह से वो लॉस में भी जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे रिस्क है। तो 100% पैसा जो फंड का है वो लोन में नहीं जाता है, तो बैंक इन्वेस्टमेंट भी करती है। और बैंक का एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है जो बैंक का इन्वेस्टमेंट पार्ट देखता है। ठीक है ना, ट्रेजरी डिपार्टमेंट जनरली आपको जो है हेड क्वार्टर जो है उसी के पास होता है, मुंबई में सबका हेड क्वार्टर है, तो वहीं पे होता है, वहीं से वो सब कुछ देखता है। तो बैंक का ट्रेजरी डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट करता है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है? तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। ध्यान रखिएगा, एकदम टेक्निकल बात शुरू हो रहा है, क्लास मिस नहीं कीजिएगा।
ठीक है ना। अगर गलती से क्लास मिस भी हो जाए तो जो है उसको समझ लीजिएगा हमसे, या फिर वीडियो देख लीजिएगा कि मार्केट क्या है। अब यहाँ पे एक चीज समझाना चाहते हैं कि मार्केट क्या है। तो देखिए, कोई भी इंडिविजुअल, मान लेते हैं I1, ये अपने पैसा को, मनी को इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो इसके लिए ये सोचेगा कि मुझे फिक्स रिटर्न चाहिए, फिक्स रिटर्न चाहिए, या मुझे वेरिएबल रिटर्न चाहिए। ठीक है ना। तो फिक्स रिटर्न में नो रिस्क, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये आपको ऑफ कोर्स ये बैंक से मिलेगा, ये आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। बैंक से एफडी है, आरडी है, इस टाइप का जो है फिक्स रिटर्न वाले प्रोडक्ट है। पोस्ट ऑफिस में तो बहुत सारे प्रोडक्ट है। पोस्ट ऑफिस में भी आपका एफडी है, आरडी है, और साथ में आपका क्या है, केवीपी है, किसान विकास पत्र, केवीपी है, एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, और सभी पोस्ट ऑफिस का बहुत सारे स्कीम जो है फिक्स रिटर्न वाले होते हैं। तो इसमें नो रिस्क है। बट ये जो रिटर्न है ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ये आपको 8% तक आपको मिल सकता है। ठीक है। तो ये सफिशियंट नहीं है। क्यों सफिशियंट नहीं है? कि एक जो होता है नेट रिटर्न होता है, एक ग्रॉस रिटर्न होता है, ग्रॉस रिटर्न, और दूसरा होता है नेट रिटर्न। नोट कीजिए, बीवीआई। इस दोनों में क्या फर्क है, ग्रॉस रिटर्न एंड नेट रिटर्न में? कि ग्रॉस रिटर्न जो आपको मिलता है, जो आपका आरओआई है, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस रिटर्न। जो आपको मिला, जैसे कि एफडी पे आपको 8% मिला, 7% मिला, तो ये आपका ग्रॉस रिटर्न है। ठीक है। नेट रिटर्न कब मिलेगा? जब हम लोग इसमें लेस कर देंगे इन्फ्लेशन को। उस साल का जो भी इन्फ्लेशन होगा उसको हम लोग लेस कर देंगे, तो ये ग्रॉस रिटर्न जो है नेट रिटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि उस पार्टिकुलर ईयर का जो इन्फ्लेशन है वो 5% है, मान लेते हैं। क्योंकि एवरेज, ऑन द एवरेज अगर आप पिछले 10 साल का देखिए या 15-20 साल का भी देखिएगा, तो ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, 5% आपका इन्फ्लेशन होता ही है, मतलब महंगाई जो दर है। तो इसको हम लेस करेंगे तो मेरे पास कितना बचा? 8% है तो 3% बचा, या और 2% बचा, या जो भी आपका फिक्स रिटर्न वाले हो जाएगा। तो मेनली आपको यही मिला। बैंक से भले ही बैंक 7% 8% दे, लेकिन आपको ओवरऑल जो बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि अब देखिए इन्फ्लेशन इसलिए जरूरी है कि मान लेते हैं कि कोई अगर 5 ईयर के लिए एफडी किया है, और जो भी पैसा मिला है, ठीक है ना, उस 5 ईयर में आपको जो भी गुड्स के जो प्राइस है, गुड्स एंड सर्विस के जो प्राइस है, ये भी तो इंक्रीज करेगा ना। इसी को तो हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। ये भी तो इंक्रीज करेगा, इसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो उतना वो परचेज थोड़ी कर पाएगा ना। इसीलिए इकोनॉमी हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए इकोनॉमी आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है कि आप सिर्फ पीपीबी को ना पढ़ें, इकोनॉमी को भी देखें। अब दोनों को शामिल करेंगे। पीपीबी में आप क्या पढ़ना है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ना है कि बैंक क्या क्या करती है, वो आप जान गए। मतलब एफडी क्या है, आरडी क्या है, या और सभी केवाईसी क्या है, या और सभी जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम है, वो सब चीज़ क्या है, ये आपका पीपीबी है। बट उसको इकोनॉमी से हम लोग एडजस्ट करेंगे। जब तक हम लोग इकोनॉमी से एडजस्ट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग नेट रिटर्न को नहीं समझ पाएंगे। और मतलब है फाइनल, कि मुझे फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब वहां पे, राइट ना। तो फिक्स रिटर्न सही है। फिक्स रिटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से मुझे लिक्विडिटी मिलता है, लिक्विडिटी मिलता है, लिक्विडिटी, इसीलिए फिक्स रिटर्न जरूरी है।
सेफ रिटर्न होता है, सेफ रिटर्न होता है, सेफ रिटर्न होता है, बट सफिशिएंट रिटर्न नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, इस बात को समझना होगा। नो रिस्क रिटर्न होता है, लिक्विडिटी वाली बात होती है, सेफ रिटर्न होता है, बट सफिशिएंट नहीं होता है। हम लोग को सफिशिएंट और मोर रिटर्न के लिए हम लोग को वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना होगा, और ये मुझे कहाँ से मिलेगा, तो मार्केट से मिलेगा। और आज के डेट में इसी मार्केट का इम्पोर्टेंस है, और इसी ये मार्केट में बहुत सारे मार्केट है, केवल एक मार्केट नहीं है कि हम बता दें, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला जो मार्केट है वो है आपका मनी मार्केट, इसके बाद है आपका कैपिटल मार्केट, इसके बाद है आपका फॉरेक्स, इसके बाद क्या है, डेरिवेटिव्स, इसके बाद क्या है, रियल, आज ये नया डेवलप हो रहा है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और बहुत सारे मार्केट है। इसी में आपको मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट को मिलाकर म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड है, और भी आपका इसमें आप एक बीच में इंश्योरेंस को भी ले लीजिए। अब इंश्योरेंस में भी आपका जो यूलिप प्लान है वो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट को मिलाकर है। बाकी एक इंश्योरेंस वो वाला भी है, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस में तो आपको 3 तरह का हो गया ना, टर्म इंश्योरेंस, इंडोमेंट इंश्योरेंस एंड यूलिप प्लान। तो टर्म जो हो गया ये तो डेथ बेनिफिट पे मिलता, डेथ पे मिलता है, इंडोमेंट में मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाता है, एंड यूलिप में मार्केट जो आपका वैल्यू होता है उस पर पैसा मिलता है। तो जो यूलिप प्लान है वो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट को कंबाइन करके है, लाइक म्यूचुअल फंड, बट दोनों में डिफरेंस है, वक्त आएगा तो बतलाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट हैं जहाँ से हम लोग को वेरिएबल रिटर्न मिलता है, और ये जरूरी इसलिए है कि यहाँ से हम लोग को मीडियम टू हाई रिटर्न मिलता है। मतलब आप म्यूचुअल फंड से आप 12% से ऊपर 20-22% भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, जो कि आपका एफडी तो देगा नहीं। मिनिमम 12-15% भी एक्सेप्ट कर एडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ से। आप 5% आप इन्फ्लेशन को घटा दीजिए तो 10% मिल जाता है, तो भी लगता है। लेकिन हर एक जो चीज़ है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, आप बोलिए कि सर जो है वो मार्केट में ही पैसा लगाना चाहिए, तो नहीं। तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस होना चाहिए। तो एक वर्ड की नोट कीजिए, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, एनीवन? पोर्टफोलियो में हो गया कि ओवरऑल एक जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लाइक पूरा, हाँ, जैसे ये पोर्टफोलियो अपना का पूरा मतलब होता डोमेन है हो गया है, बास्केट। पूरा डोमेन में पोर्टफोलियो का मतलब होता है बास्केट, ठीक है ना, जहाँ पे वेरियस प्रोडक्ट रहता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बास्केट। अब ये बास्केट किसी भी चीज़ का हो सकता है, लोन का बास्केट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का बास्केट होता है। तो जनरली हम लोग पोर्टफोलियो को इन्वेस्टमेंट से कोरिलेट करते हैं। तो अ बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। अब जिसका लोन का पोर्टफोलियो है उसका लोन का पोर्टफोलियो है, लेकिन जनरली हम लोग पोर्टफोलियो का मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग इन्वेस्टमेंट वाला प्रोडक्ट ही समझते हैं। तो जो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो होना चाहिए, इसमें आपका फिक्स वाले भी होना चाहिए एंड वेरिएबल भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, इसमें सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए, इसमें एफडी भी होना चाहिए, इसमें इंश्योरेंस भी होना चाहिए, इसमें म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, इसमें आपको अगर स्टॉक मार्केट जानते हैं तो वो भी होना चाहिए। ईटीएफ का नाम आपने सुना है क्या, ईटीएफ? नहीं सुना, चलिए आगे बतलाएंगे। इसमें गोल्ड भी होना चाहिए,
इसमें आपको रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो आप अपना पोर्टफोलियो देखिए, समझदार वही है जो अपने पोर्टफोलियो को सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्रिएट करे। क्लियर ना? जैसे कि इस बार बहुत सारा हल्ला है कि आने वाले समय में सिल्वर का जो है प्राइस जो है वो एक गिरेगा और फिर से ये अप होगा। तो क्या होगा गॉड नोज, वो तो आने वाला समय मालूम चलेगा। लेकिन आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में सिल्वर का प्राइस और गोल्ड का प्राइस जो है क्या हुआ है, ये आपको मालूम ही है। समझ में आ रहा है ना? तो अब इतना जो हम समझा चुके कि मार्केट जरूरी है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर बैंक हो। इसीलिए यहाँ पे हम समझाए थे कि जो बैंक इन्वेस्टमेंट करती है वो केवल वो फिक्स रिटर्न वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करती ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? फिक्स रिटर्न वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करती ही नहीं है, वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। वो वेरिएबल रिटर्न आरओआई वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है, जहाँ पे कहा, यहाँ पे क्या क्या है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, ठीक है ना, फॉरेक्स है, डेरिवेटिव्स है, ईटीसी कर दे रहे हैं। अब एक चीज और कि कंफ्यूजन आप लोग को ये नहीं होना चाहिए, सिक्योर एंड अनसिक्योर। समझ में आ रहा है ना? इसमें कभी कोई कंफ्यूजन हो जाता है कि सिक्योर एंड अनसिक्योर जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फिक्स वाले प्रोडक्ट है वो सिक्योर है। क्लियर ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं ये बैंक जो है वो केवल आपको केवल अनसिक्योर वाले प्रोडक्ट में कैसे इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि जो मार्केट वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या बोलेंगे, अनसिक्योर कहेंगे। एंड जो ये जो बैंक वाला जो प्रोडक्ट है या पोस्ट ऑफिस वाला ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, ये तो आपका सिक्योर प्रोडक्ट है, क्योंकि उसका आरओआई आपका आरओआई जो है वो जो है फिक्स है, वो प्रॉमिस है कि इतना देगी तो देगी। लेकिन नहीं, मार्केट का भी कुछ प्रोडक्ट जो है वो सिक्योर है, कुछ प्रोडक्ट सिक्योर है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसलिए हम सिक्योर के कैटेगरी में डाले हैं, ऑल दो दिस इज वेरिएबल प्रोडक्ट, वेरिएबल आरओआई प्रोडक्ट। अब यहीं पे समझना होगा कि जो फिक्स आरओआई वाला जो प्रोडक्ट है वो तो है सिक्योर के कैटेगरी में, बट जो वेरिएबल आरओआई प्रोडक्ट है कुछ वाला पार्ट वो भी आपका सिक्योर के कैटेगरी में है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई बॉन्ड है, तो क्या ये डिफॉल्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। ये किस कैटेगरी में जाएगा? तो सिक्योर वाला कैटेगरी में। अब भले ही इसका आरओआई जो है ये चेंज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मार्केट इसका आरओआई चेंज हो सकता है, आगे इसको आप पढ़ेंगे। इसीलिए आरओआई तो वेरिएबल हो सकता है, बट उसके बाद भी फिक्स वाले हैं। लेकिन जो अनसिक्योर वाले हैं, जो अनसिक्योर वाले प्रोडक्ट है, जो कैपिटल मार्केट का मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, तो उसका आरओआई भी क्या है, वेरिएबल है, और साथ में डूबने का भी खतरा है। हो सकता है कि कंपनी डूब जाए, तो कम से कम गवर्नमेंट तो नहीं डूबेगी ना, लेकिन यहाँ तो कंपनी डूब सकती है, तो प्रोडक्ट कीजिए। इसीलिए इसको हम लोग अनसिक्योर प्रोडक्ट कहते हैं, जो मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट होता है। उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अनसिक्योर वाला है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला है, वो आपका सिक्योर में आता है। ये सब कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं है कि पहला क्लास में ही हम कुछ ज़्यादा पढ़ा दिए? कुमार जी, आपका ये क्लियर हुआ जितना भी कंसेप्ट है? लेट क्योंकि से ज्वाइन किए थे सर। हाँ, लेट से ज्वाइन किए थे, तो इसका जो है कुछ कुछ है शुरू का जितना भी होता है वो तो हम आपके ग्रुप में भेज देते हैं, फिर से देखिएगा और जब भी होगा कम्युनिकेट कीजिएगा। अभी तो बहुत समय बचा हुआ जी है। हाँ, जी सर। चलिए। तो अगेन बैंक का क्या डिफिनीशन है, अब यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब एक्चुअली हम मार्केट को बाद में समझाएंगे, सबसे पहले हम लोग बैंक का डिफिनीशन को देख रहे थे।
कि बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मतलब एक जगह से पैसा लेती है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ NDTL एंड पारा बैंकिंग। बट पारा बैंकिंग वाला आप देख लीजिएगा, ये बैंक के पास नहीं जाता है, केवल NDTL जाता है फॉर द पर्पस ऑफ लोन। तो जब भी हम लोग एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट बोलेंगे ना, उसमें हम लोग ये पारा बैंकिंग को हटा देंगे, ये मन में जो है ना ये नहीं रखेंगे, क्योंकि बैंक का तो यही एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे है कि बैंक के साथ जो डिपॉजिट होता है या जो लोन लेता है वो कौन होगा? कस्टमर होगा। तो बैंक के साथ कस्टमर का क्या रिलेशन है? इसी चीज को हम लोग अब आज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि बैंक का कस्टमर के साथ क्या रिलेशन है। ये कम से कम 20 से ऊपर आपका बैंक का कस्टमर रिलेशनशिप हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिसमें बैंक का कस्टमर के साथ जो रिलेशन होगा, ये एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन तो होगा नहीं। ये रिलेशन क्या होगा? फॉर्मल रिलेशन होगा। बैंक का कस्टमर के साथ, कस्टमर का बैंक के साथ जो रिलेशन होगा, ये कैजुअल रिलेशन नहीं ना होगा। जैसे कोई एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड के साथ होता है, हम लोग का कैजुअल रिलेशन होता है। कोई हम तो बोलते नहीं है फ्रेंड क्योंकि चलो KYC जमा करो तब तुमसे रिलेशनशिप रखेंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन जो बैंक का कस्टमर के साथ रिलेशन जो होता है, ये एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है और ये एक प्रकार का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली कैसे बनते हैं। बहुत ज़्यादा हम लॉ नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, केवल कॉन्ट्रैक्ट बतला रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली कैसे बनता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप में ही आता है और आपको जानना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में किस किस पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। तो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, डायरेक्टली आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। पहले कोई एक है P1, कोई पर्सन है P1 पर्सन, ये P2 के साथ एग्रीमेंट बनाता है। एंड एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट बनाता है। एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ सबसे पहले वो आपको वादा किया या कुछ बोला कि हाँ चलो हम लोग ये पर्टिकुलर काम करते हैं। तो कुछ ये प्रपोजल रखा, ये P1 जो है वो P2 के सामने कुछ प्रपोजल रखा। P2 इसको क्या किया? मे बी एक्सेप्ट कर देगा, मे बी रिजेक्ट कर देगा, नहीं 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 हमको ये काम नहीं करना है, तुम्हारे साथ ये काम नहीं करना है। तो एग्रीमेंट बना ही नहीं, राइट ना। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, P1 जो है P2 के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर वो एग्रीमेंट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये एग्रीमेंट को जो एक्सेप्ट किया है P2, ये लॉफुल है कि नहीं, लॉफुल है कि नहीं, मतलब इन्फोर्सबल बाय लॉ है कि नहीं, इन्फोर्सबल बाय लॉ है कि नहीं, ये भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल P1 जो है वो P2 को बोला कि चलो बैंक रॉबरी करते हैं, चलो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ठीक है ना, चलो जो है ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, चलो नारकोटिक में डील करते हैं। तो ये एग्रीमेंट P2 भले ही वो एक्सेप्ट कर लिया, चलो ATM लूटते हैं, P1 के प्रपोजल को P2 भले ही एक्सेप्ट कर लिया, बट वो लॉफुल नहीं है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा जब वो इन्फोर्सबल बाय लॉ हो, मतलब लॉ के दृष्टिकोण से वो मान्य हो, अकॉर्डिंग टू लॉ, राइट ना, बाय लॉ हो, तभी वो होगा। अब ये एग्रीमेंट यहाँ पे ओरल भी हो सकता है एंड रिटेन भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब बोल के भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं एंड लिख के भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा
कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है, समझ में आ रहा है ना। और साथ में लॉ क्या कहता है। अब कुछ ऐसा एग्रीमेंट होता है जो आपको लिख के ही होगा, पूरा एग्रीमेंट चैप्टर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका ओवरऑल हम व्यू आपको दे रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट है जो 1 रुपया का भी होगा बट लिख के ही होगा। जैसे किसी को आप कुछ देना चाहते हैं, जमीन जायदाद या आप रियल एस्टेट देना चाहते हैं, वो रिटेन ही होगा। ऐसे कैजुअल आप ओरल भी एग्रीमेंट बना सकते हैं, लेकिन लॉफुल होना चाहिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। तो जिसमें एक पार्टी जो प्रपोजल रखेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमिसर, ठीक है ना। एंड दूसरा पार्टी जो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो गया, प्रोमिसी। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ये सबसे पहला रिलेशनशिप, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, समझ में आ रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट होता है। मतलब क्या है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जैसे क्रेडिटर डेटर बनेगा, डेटर क्रेडिटर बनेगा, बेलर बेली बनेगा, इंडेमनिफाइड इंडेमनिफाइड बनेगा, ठीक है ना, बेलर बेली बनेगा, बहुत कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बट बाय डिफॉल्ट वहां पर प्रोमिसर प्रोमिसी होगा ही होगा। समझ में आ रहा है ना, प्रोमिसर प्रोमिसी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग को बहुत सा चीज को देखना है, 3 चीज को देखना है। क्या क्या देखना है, तो इसमें हम लोग को सबसे पहला चीज फ्री कॉन्सेंट देखना है। फ्री कॉन्सेंट के पहले कंसिडरेशन देखना है, कंसिडरेशन देखना है, इसके बाद से आपको फ्री कॉन्सेंट देखना है, फ्री कॉन्सेंट देखना है। एंड देन क्या देखना है, कैपेसिटी, कैपेसिटी। ये 3 चीज को देखना है, कंसिडरेशन, फ्री कॉन्सेंट एंड कैपेसिटी। जब भी आपके पास कोई अकाउंट ओपन करने आता है, चाहे वो लोन का अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, तो आप ये तीनों चीज को देखते हैं। भले ही जो है इसमें हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, ये हिडन रहता है, लेकिन ये 3 चीज के बिना आपका अकाउंट, किसी भी कस्टमर के अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते। तो कंसिडरेशन क्या है, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। जैसे एक पार्टी दूसरे को कुछ देता है तो दूसरा पार्टी भी पहले को कुछ देता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि एक तरफ अगर सेलर है, दूसरे तरफ अगर बायर है, तो सेलर बायर को क्या देगा, मे बी गुड्स देगा, और बायर सेलर को क्या देगा, उसका प्राइस देगा। तो गुड्स एंड प्राइस का जो एक्सचेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो लॉ कहता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है, इफ नॉट, लॉ क्या कहता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है, इफ नॉट, तो कॉन्ट्रैक्ट इज क्या होगा, वाइड, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। वाइड का मतलब क्या हुआ, वाइड का मतलब हुआ नो लीगल इफेक्ट, लीगल इफेक्ट, समझ में आ रहा है ना। वाइड का मतलब हुआ कि ये कानूनी रूप से मान्य नहीं है, नो लीगल इफेक्ट, लॉ ये कहता है। बट इसका बहुत जगह एक्सेप्शन भी है, कंसिडरेशन का बहुत जगह एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन भी है। यहाँ पे एक ही पार्टी दूसरे को कुछ देगा, दूसरा पार्टी वो नहीं देगा। अब कुछ जगह एक्सेप्शन जो है, जैसे कि मान लेते हैं कि फादर जो है अपने बच्चों को कुछ देते हैं तो उधर से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना, इसको भी कंसिडरेशन बोलते हैं। आप किसी को कुछ दे सकते हैं, किसी को कोई भी हो दे सकते हैं, तो रिटर्न करके दीजिए, रजिस्टर्ड कर दीजिए, तो वो भी आपका मान्य है। उधर से अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है तो भी मान्य है। एक्सेप्शन जो है ऑलवेज एक्सेप्ट है, एक्सेप्शन भी एक प्रकार का लॉ ही है, ये भी लॉ है, इसको छोड़कर बाकी जो है अनलॉफुल है। तो कंसिडरेशन आप समझ गए ना कि कंसिडरेशन क्या होता है, कि समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। देखना होगा एक्सेप्शन में आता है कि नहीं, अगर एक्सेप्शन में आ गया तो फिर जो है वहाँ पे लॉ वाइड नहीं हुआ, वो भी लॉ जो है वो आपका काम करेगा।
इसके बाद से आपका फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट है कि कुछ चीज़ हिडन नहीं होनी चाहिए, जैसे कुछ छुपा दिए, जैसे कि वो अपना केवाईसी लेकर आया, अब वो केवाईसी जो है उसका है ही नहीं, या गलत केवाईसी बनाया है, गलत आधार कार्ड बना लिया है। आजकल तो बनाना आसान है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, देखिए क्या क्या चल रहा है, सर का वेरिफिकेशन हो रहा है उसी को लेकर, पूरे इंडिया में वही चल ही रहा है आज के डेट में। तो फ्री कॉन्सेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो वो सही होना चाहिए, होशो हवास में होनी चाहिए, समझ में आ रहा है ना, वो सब कुछ सही होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए इसमें। ये आपका फ्री कॉन्सेंट है। कोई जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए कि फिल्मों में दिखलाता है कि जो हीरो है उसको विलेन किसी तरह से उसके उस पे जो है आपको बंदूक तान दिया, रिवॉल्वर लगा दिया और बोला कि साइन करो नहीं तो मार देंगे, या उसके घर वाले को जो है बंदी बना लिया, उसके बच्चे को किडनैप करके ले गया है, तो ये फ्री कॉन्सेंट नहीं हुआ। तो फ्री कॉन्सेंट बहुत बड़ा है, लेकिन यही है कि कुछ इसका छोटा क्या है, समरी क्या है कि कुछ चीज़ हिडन नहीं होनी चाहिए, ये आपका फ्री कॉन्सेंट है। इसके बाद से कैपेसिटी। कैपेसिटी में अगेन आपका 3 चीज़ आता है। कैपेसिटी में जो पहला चीज़ आता है वो है कि आप जो है मेजर है कि नहीं, मतलब आपकी एज जो है 18 साल या उसके ज़्यादा है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ एज। अब देख रहे हैं ना कि जो आप वोट दे सकते हैं वो मिनिमम कितना एज में दे सकते हैं, 18 साल में दे सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो माइनर है, माइनर के पास ब्रेन तो है, दिमाग तो है। आज के डेट में माइनर भी बहुत सारे ऐसे ऐसे माइनर है जो करोड़पति और अरबपति हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे एकदम काम कर रहे हैं, सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जो मेजर को भी मात दिए हुए हैं। तो ठीक है, उनके पास जो है ब्रेन है, दिमाग है, बट कहीं ना कहीं से कानून ये मानता है कि वो मेच्योर जजमेंट लेने के अभी काबिल नहीं है। वही हुआ कि दिमाग है, बढ़िया जजमेंट ले रहे हैं, बट मेच्योर ये मेजोरिटी पे ही उनको आ सकता है। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है माइनर का नहीं बनता है, बहुत सा चीज़ जो है लॉ वो नहीं उसको बनाती है। तो लॉ ये बोलती है कि कानूनी रूप से ये अभी अभी मेच्योर नहीं है, तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बनाते हैं तो थोड़ा सा रिस्क है माइनर के साथ। हालांकि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल नहीं है, ऐसा थोड़ा है कि बैंक जो है माइनर का अकाउंट ओपन करती है तो इलीगल है, नहीं, बट थोड़ा सा उसमें आप सतर्कता बरतिए, बहुत सा चीज़ को आप देख लीजिए, ठीक है ना। लोन लोन देने के समय आप जो है वहाँ पे आप जजमेंट कीजिए। आप कोर्ट में लेके माइनर को नहीं जा सकते, जब तक वो मेजर नहीं हो जाए तब तक उसको माइनर को लेके नहीं जा सकते हैं। तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज जो है रिस्की है, ये बात तो सही है। तो कैपेसिटी में सबसे पहला चीज़ आता है मेजर होनी चाहिए। दूसरा चीज़ जो आता है ये है साउंड माइंड। साउंड माइंड, साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब सही दिमाग। पागल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है, ठीक है ना। या फिर कोई अगर ड्रंकन है, शराब पिया हुआ है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। तो साउंड माइंड होना चाहिए। लिखा भी रहता है जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि हम अपने होशो हवास में बना रहे हैं। मतलब क्या, होशो हवास क्या होता है? वही कि सही दिमाग में बना रहे हैं, अभी हम एकदम दिमागी रूप से एकदम स्वस्थ हैं। दिस इज कॉल्ड साउंड माइंड। एंड तीसरा जो है ये आपको क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड, अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कोई ऐसा कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है नहीं है। ये लॉ बोलती है कि आप कहीं से डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना, वही आपका क्वालिफिकेशन है। मतलब जैसे कि आप कहीं से बैंकरप्ट तो नहीं है, विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है, लॉ ने मना करके तो नहीं रखा है ना आपको कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं, तो वहां पे आप क्या हो गए, डिस्क्वालिफाइड हो गए। और ये सब चीज़ नहीं है, लॉ ने जनरली मना करके नहीं रखा है, तो आप क्वालिफाइड ही है, ठीक है। कोई डिग्री ऐसा कुछ एजुकेशनल डिग्री की जरूरत नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी। तो अगेन एक फ्रेस लिखते हैं कि जो भी कस्टमर है और ये जो बैंक के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा,
कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। इसमें एग्रीमेंट शामिल है, शुरू में एग्रीमेंट शामिल है। मतलब कस्टमर जाके बैंक एम्प्लॉय से बात किया कि मुझे अकाउंट ओपन करना है। आप तो बैंक एम्प्लॉय वो बोले होंगे कि हाँ अपना आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको लेकर आइए, सही होना चाहिए, ठीक है ना, वो सब चीज़ होना चाहिए। मतलब पहले से ये बात हो चुका है। मतलब प्रपोजल वो दिया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो चुका है और वो लीगल भी है, देन वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो जो बैंक के साथ कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो इसमें हम लोग तीन चीज को तो वो देखेंगे ही। समझ में आ रहा है ना? कंसिडरेशन को, फ्री कॉन्सेंट को, कैपेसिटी को, और इसी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। माइनर है तो उसको उसी की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि वो इलीगल है। बट इसके साथ हम लोग केवाईसी देखेंगे, और केवाईसी में एक्टिविटी भी आता है। एक्टिविटी भी चेक करेंगे कि वो जो अकाउंट ओपन करवा रहा है वो सही चीज़ के लिए करवा रहा है ना। ऐसा नहीं तो कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करा रहा है, मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए करा रहा है, ठीक है ना। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, बताइए। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? बोलिए, आपके पास कोई जानकारी कि क्या कर सकता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए? वो आपके पास, थ्रू अकाउंट मेरा, हाँ बोलिए बोलिए। थ्रू अकाउंट वगैरह मतलब लीगली वो सारा कुछ अच्छा देखे है ना, थ्रू अकाउंट बैंकिंग चैनल वगैरह। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो आकर आपके पास जो है वो आपका सेविंग अकाउंट ओपन किया, सेविंग अकाउंट में कहीं ना कहीं से वो पैसा जमा किया, इस पैसा का वो इंश्योरेंस ले लिया, इस पैसा का वो म्यूचुअल फंड ले लिया, समझ में आ रहा है ना। फिर म्यूचुअल फंड को तोड़ दिया, फिर उसका जो है कुछ पीपीएफ ले लिया, फिर वहां से कुछ लोन ले लिया। मतलब कहीं ना कहीं से वो कुछ करके इतना इसमें ट्रांजेक्शन कर दिया कि सामने वाले को कंफ्यूज कर दिया, और फिर वो सोचा कि ये व्हाइट मनी बन के निकल गया। तो अब तो खैर पकड़ा जाता है, ये पहले बहुत होता था, लेकिन अब आपको इतना जो है वो सब कुछ आ चुका है, सॉफ्टवेयर वगैरह ये सब, जो भी एक्टिविटी होता है वो सब पकड़ लेता है। तो अब तो करना बहुत मुश्किल है। आप देखें ना, जिस समय डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके जस्ट पहले वो आपका जनधन योजना वाला बहुत सारे अकाउंट ओपन हुए थे। तो बहुत सारे लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते थे वो सब उसको पकड़ रहे थे कि भाई प्लीज मेरा 1 लाख रुपया जो है आप जो अपने अकाउंट में रखना और फिर बाद में हमको निकाल के दे देना, तो 10,000 रुपया ले लेना, ठीक है ना। पैसे अब जो जितना हमें बात बन गया, तो वो भी एक प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग है। तो इसीलिए आरबीआई जो है वो बैंक को बोलती है कि केवल डॉक्यूमेंटेशन सही होना इस बात का सफिशिएंट रीजन नहीं है कि उसका अकाउंट आप ओपन कर लें। और भी एज ए बैंकर आपको बहुत सारी चीज़ देखना होता है। हालांकि जो है जनरल कोर्स ऑफ एक्शन में ये सब चीज़ सही रहता है, हम लोग उतना नहीं देखते हैं, लेकिन है लॉ ये कहती है इसमें ही, इसलिए ये आगे चल के फिर कंप्लायंस बनता है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप तो अब बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत तरह का होता है, ठीक है ना। तो आज एक एक दो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करते हैं। कि सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सबसे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर का बैंक के साथ, कि कस्टमर बैंक में क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो कस्टमर एज ए क्रेडिटर, बैंक एज ए डेटर, दिस इज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मालूम, वो उसी तरह से है जो थ्री इडियट्स में बतला रहा था कि पहला चांद पे कौन गए थे उसको मालूम है, और दूसरा नहीं मालूम, तीसरा नहीं मालूम, ठीक है ना। तो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा, कोई भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है कि सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो कस्टमर एज ए क्रेडिटर एंड बैंक एज ए
डेटर। कस्टमर ने बैंक के पास डिपॉजिट किया, और डिफिनेशन भी यही से शुरू होता है कि बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट। डिफिनेशन भी यही शुरू होता है, फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है लोन एंड इन्वेस्टमेंट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट जो है ये पहला है। इसके बाद से अगर बैंक किसी कस्टमर को लोन देती है तो फिर बैंक वहां पे क्या हो जाएगी, क्रेडिटर हो जाएगी। कस्टमर क्या हो जाएगा, जो है डेटर हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा जो हो जाएगा। इसके बाद से तीसरा जो है बतलाते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर जो कस्टमर है वो बैंक के पास कोई आर्टिकल डिपॉजिट करता है, लाइक आर्टिकल डिपॉजिट लाइक गोल्ड। समझ में आ रहा है ना? तो फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है बेलर एंड बेली का बनता है। तो वेयर कस्टमर इज बेलर एंड बैंक ये है क्या, बैंक क्या हो गई, बेली। तो ये बेलर एंड बेली का रिलेशनशिप बनता है। तो ट्रांसफर ऑफ आर्टिकल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। समझ में आ रहा है ना? एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जो सामान जाता है, मतलब जो P1 है ये P2 को जो कोई सामान देता है, मतलब स्पेशली इसमें गुड्स है, सर्विस नहीं है, गुड्स है। गुड्स का एक्सचेंज जो हुआ है, एक पर्सन दिया है दूसरे पर्सन को, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बना है इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जहाँ पे देने वाला पर्सन बेलर कहलाएगा, लेने वाला पर्सन बेली कहलाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद दो चीज हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दो चीज हो सकता है। कल हम MCQ देंगे, आप लोग बनाइएगा। आप लोग का नेक्स्ट क्लास जो है वो आपका वेडनेसडे को है। नेक्स्ट क्लास जो है वेडनेसडे को है। वेडनेसडे को आप लोग क्लास कीजिएगा ना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है, 14 है, ठीक है, देख लीजिएगा। सर ये क्लास ऑल्टरनेट चलेगा क्या? क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेट चलेगा? हाँ, क्लास अल्टरनेट चलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, मंडे। और ये रेगुलर, क्या बोल रहे हैं? सर रेगुलर वाला बाद में होगा या मतलब इसमें चलेगा ये? हाँ, रेगुलर बाद में करेंगे, अभी अल्टरनेट करेंगे। एक आध महीने बाद करना पड़ेगा अंदाजा। हाँ, उसको बाद में करेंगे। ठीक ठीक। तो यहाँ पे क्या समझा रहे थे, राइट, कि जो बेलमेंट हुआ इसमें आपको दो चीज हो सकता है कि इस मान लेते हैं कि गोल्ड दिया है और बदले में ये लोन ले लिया है, या गोल्ड को सेफ कस्टडी में दे दिया है। समझ में आया कि जो गोल्ड दिया है उसका ये क्या किया है, आगे लोन लिया है या सेफ कस्टडी में दिया है, दोनों का अलग मतलब होता है। अगर सेफ कस्टडी में दिया है, लोन नहीं लिया है, सेफ कस्टडी में केवल रखने के लिए दिया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट क्रिएट किया है। अगर लोन लिया है तो प्लेज हुआ है। तो इसीलिए ट्रांसफर ऑफ जो गुड्स होगा, वेरी BBI नोट कीजिए कि जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स होगा उसमें आप ऑलवेज
सबसे पहले आंसर में क्या देखेंगे, बेलर एंड बेली है कि नहीं। तो बेली है, बेलर एंड बेली तो बनेगा, बट उसके बाद का लैंग्वेज देखना होगा कि वो सेल्फ कस्टडी के लिए है, ट्रस्ट बन रहा है, या लोन ले रहा है। तो अगर लोन ले रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होगा, जिसमें जो कस्टमर है ये प्लेजर कहलाएगा, या इसको हम लोग फाउनर भी कहते हैं। एंड जो बैंक है ये प्लेजी, या इसको हम लोग फाउनी भी कहते हैं। जो सेल्फ कस्टडी में होता है, जो ट्रस्ट क्रिएट होता है, इसमें जो कस्टमर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, बेनिफिशियरी। एंड बैंक को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रस्टी। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग और भी देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आज पहला ही क्लास है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग का कुछ छूट जाएगा, मे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, लेकिन हम आप लोग को एमसीक्यू आपके ग्रुप में देंगे और इस वीडियो को भी ग्रुप में डाल देंगे।